हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा इससे पहले का जो लेक्चर था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर था, वीबीटी पर था, जिसमें हमने ये देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कौन से पोस्टुलेट हैं। लेकिन वो जो थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी थी, उसके कुछ लिमिटेशन थे। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो हाई स्पिन होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो लो स्पिन होते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसका एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं दे पाती है। इसी तरह से कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर होता है उसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो लिमिटेशन थे उसको दूर करने के लिए एक नई थ्योरी पेश की गई, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी CFT हम कहते हैं। तो चलिए आज हम CFT को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो कैटायन की तरह बिहेव करता है, जबकि जो लिगेंड होते हैं वो एनायन की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि जो लिगेंड होते हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा क्लाउड होता है, या तो लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड के होंगे या वो जो है न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रल जब होते हैं तो उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, जिसकी वजह से वो एनायन की तरह बिहेव करते हैं। जबकि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से वो कैटायन की तरह बिहेव करते हैं, है ना। तो जब कैटायन और एनायन होते हैं तो वो एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से, है ना। बरके सुकूनी कुव्वत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से कैटायन और एनायन एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और यही जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने भी कहा कि जब जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो लिगेंड को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चलो बात समझ में आ गई है। देखो, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर, उन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो है कॉन्सेप्ट दिए थे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो है नहीं मानती। वो बोलती है कि इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो कशिश इनके जो बंदिश इनके पास है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आयनिक बॉन्ड जो जिस तरह से होता है उसी तरह से इनके अंदर भी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये पूरी तरह से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं मानती है। चलिए, अब दूसरा जो पोस्टुलेट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने रखा था वो ये है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके जो डी ऑर्बिटल होता है वो डी ऑर्बिटल डीजेनरेसी स्टेट में होता है। अब थोड़ा सा इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, जब सेंट्रल मेटल आयन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होता है, मतलब एक अकेला जो है वो घूमता है, जब अकेला रहता है, उसके अतराफ में कोई मौजूद नहीं होता है। जब सेंट्रल मेटल आयन के मतलब जो मेटल एटम हमारा है उसके अतराफ में अगर कोई मौजूद नहीं है, उस वक्त उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं उन तमाम डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, वो सबके सब एक ही एनर्जी लेवल में होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये तमाम के तमाम जो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम के तमाम ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल में। कैसे हैं वो? एक ही एनर्जी लेवल में है। जब तमाम के तमाम ऑर्बिटल एक ही एनर्जी लेवल में होते हैं, सबकी एनर्जी एक जैसी होती है, तो हम इसे कहते हैं डीजेनरेसी स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो डी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन के होते हैं वो डीजेनरेसी स्टेट में होते हैं। कब?
जब मेटल हमारा कैसा होता है, आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म में होता है, जब उसके अतराफ में कोई मौजूद नहीं होता है, उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग में कोई मौजूद नहीं होता है, तो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है उसके डी ऑर्बिटल डीजेनरेसी स्टेट में होते हैं। उसके जितने भी डी ऑर्बिटल होंगे वो ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी स्टेट हम कहते हैं। तो बात याद रखना है आपको कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो उनकी एनर्जी सेम अगर हो तो हम उसे क्या कहते हैं, डीजेनरेसी स्टेट हम उसे कहते हैं। अब देखिए इसके जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था उसमें उन्होंने ये बयान किया है कि जब मेटल लिगेंड को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, जब सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड को अपने तरफ जब अट्रैक्ट करेगा, तो जब वो अट्रैक्शन की वजह से जब लिगेंड इसके करीब में आएगा, सेंट्रल मेटल आयन के करीब में जब लिगेंड आएगा, तो जो सेंट्रल मेटल आयन है और जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज के होते हैं, निगेटिव चार्ज के होते हैं, और दोनों के इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव चार्ज के होंगे तो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को डिफेंस करेगा, ठीक है। तो रिपेल जब वो एक दूसरे को करते हैं तो यही वो कह रहे हैं कि जब सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड एक दूसरे के जब करीब में आते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इसी रिपल्शन की वजह से सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल होता है वो टेंस फील करता है। वो क्या फील करता है, बहुत ज़्यादा टेंस, बहुत ज़्यादा वो जो है उसके अंदर एक एनर्जी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के, वो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और जैसे उनकी एनर्जी हाई होती है उसके बाद होता यह है कि वो जो डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी थी जो सेम थी, है ना, सबकी एनर्जी कैसी थी, सेम थी। तो जब लिगेंड इनके करीब में आते हैं तो लिगेंड के करीब आने की वजह से और इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डी ऑर्बिटल की जो डीजेनरेसी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब जो सेम एनर्जी लेवल में थे वो अब सेम एनर्जी लेवल में वो नहीं होते हैं, बल्कि वो जो है कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहले मेरा जो सेंट्रल मेटल एटम था उनके जो डी ऑर्बिटल थे वो कैसे थे, डीजेनरेसी स्टेट में थे। डीजेनरेसी स्टेट का मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी कैसी थी, सेम थी। लेकिन जैसे ही उनके करीब में लिगेंड आया, सेंट्रल मेटल एटम के करीब में जैसे ही लिगेंड आए तो ये जो 5 ऑर्बिटल थे, ये 5 ऑर्बिटल जो है 2 हिस्सों में क्या हो गए हैं, टूट गए हैं, है ना। कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो गई है, हाई हो गई है। जो अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ गई है, इसकी एनर्जी पहले जो थी, पहले थोड़ी कम थी तो अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। और कुछ की एनर्जी पहले से भी वो और ज्यादा कम हो जाती है, मतलब वो पहले से भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो कुछ की एनर्जी, कुछ ऑर्बिटल, मतलब कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, है ना। और ऐसा क्यों होता है और कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी जो है कम हो जाएगी, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो है डी ऑर्बिटल की 5 टाइप है और किस बुनियाद पर है कि वो कौन से जो है कहा, मतलब उनका डायरेक्शन, अगर वो एक्स और वाई के एक्सिस के दरमियान में मौजूद है, अगर डी ऑर्बिटल एक्स और वाई ऑर्बिटल के दरमियान में मौजूद है तो हम उसे कहते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अगर वो वाई और जेड ऑर्बिटल के दरमियान में मौजूद है तो हम उसे क्या कहते हैं, डी वाई जेड। अगर वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान में मौजूद है तो हम उसे कहते हैं एक्स जेड। और अगर वो एक्स और वाई ऑर्बिट के मतलब एक्स और वाई एक्सिस पर मौजूद है, अगर जो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई आप जब बनाते हो, ठीक है, तो वो पूरी तरह से एक्स और वाई एक्सिस पर अगर मौजूद हैं तो हम उसे कहते हैं एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। और अगर ऑर्बिटल जेड एक्सिस पर मौजूद हैं तो हम उसे कहते हैं डी जेड स्क्वायर। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि डी
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जो दो ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो और दो डी जेड स्क्वायर, ये दो जो ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस पर मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? एक्सिस पर। जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो जेड एक्सिस होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपको मालूम है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये ऑर्बिटल एक्सिस पर मौजूद होते हैं, ये बात याद रखें। और जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस के दरमियान में मौजूद होते हैं। जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, इनके बीच में वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो एक्सिस पर कौन होता है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कौन होता है? डी जेड स्क्वायर। ठीक है, और एक्सिस के दरमियान में कौन से ऑर्बिटल होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये कहाँ होते हैं? एक्सिस के दरमियान में होते हैं। अब देखिए, अगर लिगेंड, ऐसा मानकर चलें कि लिगेंड जो है एक्सिस की तरफ से आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के पास से आ रहे हैं, वाई एक्सिस के पास से आ रहे हैं और जेड एक्सिस के पास से आ रहे हैं, तो ये एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम के जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, क्योंकि लिगेंड उसी तरफ से आ रहे हैं जिस तरफ जो है हमारे ऑर्बिटल मौजूद हैं, या एक्सिस जहां है वहीं से क्या आ रहे हैं? हमारे लिगेंड आ रहे हैं। तो एक्सिस पर मौजूद जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, है ना। और जो एक्सिस के दरमियान में मौजूद जो ऑर्बिटल है, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनकी तरफ से लिगेंड नहीं आ रहे हैं, तो ये जो है रिपल्शन फिल नहीं करेंगे, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जो हमारे लिगेंड है वो कहाँ से आ रहे हैं? एक्सिस पर से आ रहे हैं, तो एक्सिस वालों की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जिस तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, उन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और वो ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है जिस तरफ से लिगेंड नहीं आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझने की कोशिश करें कि आप जो है 5 दोस्त हैं, ठीक है, 5 दोस्त जो हैं ऐसा लाइन में खड़े हुए हैं। अब जिस तरफ से सांड भागते हुए आ रहा है, ठीक है, एक हैवी सांड है, ठीक है, बुल जिसको कहते हैं हैवी, वो भाग कर आ रहा है, ठीक है। तो जिस फ्रेंड के तरफ वो जो है भाग कर आए, मतलब जिस फ्रेंड की तरफ वो भागते हुए आ रहा है, उस फ्रेंड की एनर्जी क्या हो जाएगी? मतलब उसकी जो है टेंशन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, उसका टेंशन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जिस फ्रेंड की तरफ से, जो दोस्त की तरफ से जो है वो बुल भागते हुए नहीं आ रहा है, तो वो तो मज़ा लेंगे। वो क्या करेंगे? वो मज़े लेंगे, अरे देखो उसकी तरफ से भाग कर आ रहा है, तो वो क्या करेंगे? उनको मज़ा आएगा। लेकिन टेंशन किसका बढ़ जाएगा? जिस तरफ से वो बुल भागते हुए आ रहा है ना। तो जिस तरफ से लिगेंड आते हैं उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती हैं। लेकिन जिस तरफ से लिगेंड नहीं आते हैं वो वाले ऑर्बिटल मज़ा लेते हैं, है ना। चलिए, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो तो इसको और थोड़ा सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के करीब में आते हैं तो उनके जो डीजनरेसी स्टेट में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। कुछ की एनर्जी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है, और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जिस ऑर्बिटल की तरफ से लिगेंड आते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, और जिस लिगेंड की तरफ से ऑर्बिटल नहीं आते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये जो ऑर्बिटल जो 2 हिस्सों में टूट गए हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल जो 2 हिस्सों में टूट गए हैं, इनको जो है 2 ग्रुप में बांट दिया गया, मतलब इनका नाम है, ठीक है। एक ग्रुप को हम कहते हैं ईजी, मतलब ये सिमेट्रिकल जो है, सिमेट्रिक की बुनियाद पे इनको नाम दिया गया है। तो ये जो ऑर्बिटल जो एक्सिस पर मौजूद होते हैं, जो ऑर्बिटल एक्सिस पर मौजूद होते हैं उन्हें हम ईजी ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। और जो एक्सिस के दरमियान में मौजूद होते हैं हम उन्हें T2G ऑर्बिटल कहते हैं। तो वो क्या होता है, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के करीब में आते हैं तो उनके ऑर्बिटल जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाते हैं, T2G और
Eg के अंदर ये क्या हो जाते हैं, ये दो ग्रुप के अंदर वो टूट जाते हैं। ठीक है, जो एक्सिस पर मौजूद होता है, जो ऑर्बिटल एक्सिस पर मौजूद होता है, हम उसे क्या कहते हैं, Eg ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। और जो ऑर्बिटल एक्सिस के दरमियान में मौजूद होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, T2G ऑर्बिटल कहते हैं। तो जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब में आते हैं तो इनके ऑर्बिटल दो हिस्सों में टूट जाते हैं, दो ग्रुप में टूट जाते हैं। एक ग्रुप को हम T2G ग्रुप कहते हैं और एक ग्रुप को हम Eg ग्रुप कहते हैं। जब वो टूटते हैं, मतलब कुछ की एनर्जी हाई हो जाती है और कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, तो इनके दरमियान क्या होता है, एनर्जी गैप पैदा हो जाता है ना। एक एनर्जी गैप इनके दरमियान तैयार हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो दो टाइप के ऑर्बिटल जब वो दो हिस्सों में टूट गए तो इनके दरमियान एक गैप पैदा हुआ है ना। ये जो गैप इनके दरमियान है, इस गैप को, मतलब इस एनर्जी गैप को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहते हैं हम इसे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या हम इसे शॉर्टकट में कहेंगे स्प्लिटिंग एनर्जी इसे कहते हैं, और इसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो ऑर्बिटल मतलब T2G और Eg, इन ऑर्बिटल की जो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी डिफरेंस इनके दरमियान होता है, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब ये स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, ये कभी हो सकता है कि ये जो गैप इनके दरमियान तैयार हुआ है, ये गैप कभी ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा ये गैप होगा, और कभी हो सकता है कि ये गैप कैसा हो, कम हो। मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी जो है कभी बहुत ज़्यादा हो सकती है और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो। अब ऐसा कब होगा, कब ऐसा होगा कि स्प्लिटिंग एनर्जी, ये जो डेल है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, और कब ऐसा होगा कि ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है। तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, ये जो डिफरेंस एनर्जी का जो डिफरेंस दो ऑर्बिटल के दरमियान आया है, T2G और Eg के दरमियान जो एनर्जी का जो डिफरेंस आया है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है दो फैक्टर पर। वो फैक्टर है कि जो लिगैंड इसके पास आ रहे हैं, जो लिगैंड इनके पास आ रहे हैं, वो लिगैंड कौन से हैं। ठीक है, वो जो एनर्जी का जो गैप है वो किस पर मुनसर कर रहा है कि लिगैंड कौन से इनके पास आ रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ वो डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो दो फैक्टर पर मुनसर करती हैं, लिगैंड कौन से आ रहे हैं और सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यानी उसके ऊपर चार्ज कितना है। थोड़ा और इसको इलोंगेट करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो एनर्जी गैप अगर आप इनके दरमियान देखें, ये एनर्जी गैप कभी कभी क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप हो सकता है, और कभी कभी कैसा होगा, ये एनर्जी गैप क्या होगा, कम होगा। कब ज़्यादा होगा और कब कम होगा, ये डिपेंड करता है लिगैंड के ऊपर। अब लिगैंड जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ लिगैंड को अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, कुछ लिगैंड को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहते हैं। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने कहा कि कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, और कुछ लिगैंड ऐसे होते हैं जो वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। तो जब सेंट्रल मेटल आयन के करीब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम के करीब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आते हैं, तो उस वक्त जो एनर्जी गैप तैयार होता है वो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आपको ये बड़ा वाला जो एनर्जी गैप नज़र आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की वजह से होगा। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब में आएंगे तो इसके जो एनर्जी गैप होगा वो कैसा होगा, ज़्यादा होगा, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और अगर सेंट्रल मेटल एटम के करीब में, सेंट्रल मेटल आयन के करीब में वीक फील्ड लिगैंड आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, वीक फील्ड लिगैंड आ रहे हैं, तो जो एनर्जी गैप होगा, यानी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो कम होगी। मतलब जो ऑर्बिटल है वो उनके दरमियान जो एनर्जी गैप हो ज़्यादा नहीं बनेगा, वो एनर्जी गैप कम होगा। जैसे वो जो बुल भाग कर आ रहा था, ठीक है, तो ये जो सेंट्रल मेटल आयन जो दोस्त खड़ा हुआ, उसका जो टेंशन है वो किन बातों पर मुनसर करेगा, बुल कौन सा आ रहा है। बुल बहुत ज़्यादा अगर हैवी है, जो बुल भागते हुए आ रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है तो उसका टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना, और जो फ्रेंड है वो और ज़्यादा मज़ा लेगा, है ना। तो
क्या होगा, ये एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर दुबला पतला सा बुल अगर भागते हुए आ रहा है तो ये जो दोस्त हैं, जो टेंशन फील करेगा उसका टेंशन ज़्यादा नहीं रहेगा, और उनको भी जो फ्रेंड उनको भी ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो जो डिफरेंस, जो इनके मज़ा और टेंशन के दरमियान जो डिफरेंस है वो कैसा है, कम है। लेकिन बुल अगर हैवी है तो क्या होगा, जो टेंशन आ रहा है और जो मज़ा ले रहे हैं वो बहुत, उनका जो डिफरेंस है वो कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा मज़ा लेगा, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगा, तो जो डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब में आ रहे हैं तो एनर्जी जो डिफरेंस हो जाएगा, मतलब टेंशन एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कुछ ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। कुछ का टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और कुछ ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनका जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहे हैं तो एनर्जी गैप कम होगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा समझ के चले कि पहले इतना जो ऑर्बिटल थे सेंट्रल मेटल आयन के वो ये जो लेवल पर थे, तो अब ये बड़े हैं तो ज़्यादा लेवल पर नहीं बढ़ा है, इसका जो टेंशन बढ़ा है, मतलब जो ऐसा समझ के चलिए कि जो रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी बढ़ी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है ना, और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो वीक फील्ड लिगेंड जब आते हैं तो एनर्जी गैप, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो डिफरेंस जो होता है वो कैसा होता है, कम होता है। दूसरी बात जो मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल आयन जो फ्रेंड कितना टेंशन रखता है अपने ऊपर, मतलब वो दुबला पतला अगर फ्रेंड है, जो फ्रेंड जिसकी तरफ से बुल भागते हुए आ रहा है, अगर वो दुबला पतला है तो उसका टेंशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। अगर बुल जब उसके पास भागते हुए आएगा, चाहे वो कोई भी बुल हो, दुबला पतला बुल हो या तगड़ा सा बुल हो, कोई भी बुल अगर उसके पास भाग कर आ रहा है तो अगर फ्रेंड जो है हावला है, मतलब डरने वाला है, तो उसका टेंशन तो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है कि फ्रेंड कौन सा है, मतलब सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है। अगर सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, मतलब +3 है, +4 है, तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल आयन की होगी तो वो लिगेंड को अपनी तरफ उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से रिपल्शन उतना ज़्यादा पैदा होगा और एनर्जी गैप उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जितना ज़्यादा सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी सेंट्रल मेटल आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी यानी एनर्जी गैप, स्प्लिटिंग एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज कम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी, यानी जो गैप बनेगा वो गैप कैसा होगा, कम होगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो हमने ये देखा है कि जब सेंट्रल मेटल आयन के करीब में लिगेंड आते हैं तो लिगेंड आने की वजह से सेंट्रल मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, सिर्फ डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं। एक जो ग्रुप होता है इसे हम T2G ग्रुप कहते हैं और एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, EG ग्रुप कहते हैं। जिस साइड से ऑर्बिटल आते हैं, ठीक है, या तो वो एक्सिस के दरमियानी साइड से आएंगे या एक्सिस पर से आएंगे, तो जिस साइड से वो आ रहे हैं वो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जिस साइड से लिगेंड नहीं आते हैं उन ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, इस एनर्जी की डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। और ये दो फैक्टर पर मुनसर करती है, लिगेंड कौन सा आ रहा है और सेंट्रल मेटल आयन पर कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज कितना है, ठीक है। अगर चार्ज सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और एक सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, +3 वाले चार्ज की जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि नेक्स्ट पोस्टुलेट जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, CFT ने नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या रखा था। अब देखिए यहाँ इन्होंने ये बात बताए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक वो लिगेंड जिनमें डोनर एटम कार्बन या फास्फोरस या नाइट्रोजन हो, कार्बन, नाइट्रोजन या फास्फोरस अगर डोनर एटम हो तो वो जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। और जो हैलोजन होते हैं, अगर डोनर एटम हैलोजन हो या ऑक्सीजन हो तो वो जो है
वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो उन्होंने एक सीरीज बनाया है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये सीरीज को किस तरह से आप याद रखोगे, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। वो शॉर्ट ट्रिक ये है, इब्रसकन सलासन फोह। इब्रसकन सलासन फोह ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। जैसे अगर आप देखेंगे इब्र, अगर आप देखो यहां इब्र सकन सलासन फोह, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनाइड, क्लोरो, फ्लोरो और हाइड्रोक्सो, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। इसी तरह से वाटर H2O, यहां वाटर है, ठीक है, ये भी कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन डोनर एटम है, तो वाटर भी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। इब्रसकन सलासन फोह, तो ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। जबकि कोसेन एन एडा, ठीक है, कोसेन एन एडा, अगर आप यहां देखें तो कोसेन एन एन दो बार, ठीक है, एन, तो एन एडा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, याद हो जाएगा, अगर इससे और आपके पास उसकी वजह से याद कर सकते हैं। तो जो हेलोजन्स होते हैं वो हेलोजन कैसे होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। जबकि अगर डोनर एटम कार्बन हो या नाइट्रोजन हो या फास्फोरस हो तो वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे कोसेन एंड एडा, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब वीक फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब में आते हैं तो एनर्जी गैप क्या होता है, वो ज्यादा नहीं बन पाता है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे कोसेन एंड एडा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल आयन के करीब में आते हैं तो जो एनर्जी गैप यहां तैयार होता है वो एनर्जी गैप कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। यानी स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको और एक बात बताना चाह रहा हूं, थोड़ी सी और बातों को समझने की कोशिश करो यहां। देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब में आएगा तो उस वक्त जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना। एनर्जी गैप कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। अब ऐसा मानकर चलें आप कि मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल आयन के पास है। कितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के पास है, 4 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के पास है, ठीक है। और उसके पास कौन आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसके पास आया हुआ है। तो अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास आया तो वह अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से जो है उनके पास फिल हो गए। देखिए, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन भरा, 2, 3, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हुआ है, बचा हुआ है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब वो हो सके तो इस ऑर्बिटल में जाएगा। ये जो ऊपर ऑर्बिटल मौजूद हैं जिसकी एनर्जी बहुत हाई एनर्जी में वो मौजूद हैं, वहां जाएगा। देखो मैंने नीचे इलेक्ट्रॉन को क्यों भरा हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाता है, जो ऑर्बिटल में एनर्जी क्या है, कम है। तो ये ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम नीचे फिल करेंगे। और अकॉर्डिंग टू हुंस रूल हम कैसे फिल करेंगे, उनको सिंगल सिंगल फिल करेंगे, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो बच गया है, ठीक है, वो उसको हमको फिल करना है। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ क्या है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। जो एनर्जी गैप इसके पास है वो स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे मैं कहता हूँ कैसी है, बहुत ज्यादा है। मतलब डेल स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन जो एक है उसको ऊपर जाने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, है ना उसकी, क्योंकि ऊपर वाले ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा हाई है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो ऊपर जा सकता है, तो वो क्या होगा, नीचे ही पेयर्ड हो जाएगा, नीचे ही पेयर्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी है, बहुत ज्यादा है। और पेयरिंग के लिए जो उसको एनर्जी लग रही है, पेयरिंग करने के लिए जो उसको एनर्जी लग रही है वो कैसी है, कम है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। क्यों पेयर्ड होगा, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब डेल कैसा है, इसका ज्यादा है। और जो पेयरिंग एनर्जी है, मतलब एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कैसी है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेगा,
पेयर्ड होना प्रेफर करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पेयर्ड हो जाएगा। जिस तरह से चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गया है, पेयर्ड हो गया है। ठीक है, और जब पेयरिंग होती है तो याद रखेंगे आप, जब पेयरिंग होती है तो स्पिन क्या हो जाती है, स्पिन क्या हो जाती है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरा कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है। अब ऐसा मानकर चलें कि जो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब आ रहे हैं वो लिगेंड कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। वो लिगेंड कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी का जो गैप है वो कैसा रहेगा, कम रहेगा। एनर्जी का गैप कैसा रहेगा, कम रहेगा, है ना। अब जब स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी, जब लिगेंड जो है वीक फील्ड लिगेंड है और एनर्जी कम है, अब अगर सेंट्रल मेटल आयन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल मेटल आयन के पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अगर उसके सेंट्रल मेटल आयन के पास है तो वो किस तरह से फिल होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है ना। 4th इलेक्ट्रॉन है, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, सिंगल फिल होगा ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, ठीक है, अगर स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, पेयर होने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो ज्यादा है और स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर ऑर्बिटल, मतलब ऊपर जो ऑर्बिटल मौजूद है और वहां वो जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन सिंगल फिल हो गए और यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो उस वक्त मेरा जो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा मेरा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वहां तैयार हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप बात कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब में आ रहे हैं तो उस वक्त, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे हैं तो उस वक्त कैसा कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। कैसा कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है ना। क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड होना पसंद करते हैं और पेयर होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाने की वजह से क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स की स्पिन मोमेंटम जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोमेंटम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के करीब आते हैं तो वीक फील्ड लिगेंड आने की वजह से एनर्जी गैप, स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कम होती हैं। और उस वक्त जो होता है पेयरिंग एनर्जी कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करना पसंद करते हैं, पेयर्ड या सिंगल रहना पसंद करते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं। तो वो क्या चले जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में वो चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा। तो जब वो अनपेयर्ड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, उस वक्त मेरा जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है कैसा तैयार होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। यानी वीक फील्ड लिगेंड जब आता है तो कॉम्प्लेक्स जो तैयार होगा वो कैसा कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। तो ये बात याद रखें, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होगा, और जब लिगेंड मेरा वीक फील्ड लिगेंड है तो उस वक्त मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। ये समझ में आई बात। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते वक्त जो लिगेंड आते हैं वो एक्सिस पर से आते हैं, मतलब एक्सिस की जानिब से आते हैं। और जब वो लिगेंड एक्सिस की जानिब से आएंगे तो जो ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑर्बिटल एक्सिस पर मौजूद है, और कौन सा ऑर्बिटल एक्सिस पर मौजूद होते हैं बताइए, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो एक्सिस पर मौजूद होता है। और कौन सा ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो है ये ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर, ये ऑर्बिटल कहाँ मौजूद होते हैं, एक्सिस पर मौजूद होते हैं। तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो ऑर्बिटल एक्सिस के दरमियानी जानिब होते हैं, यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये ऑर्बिटल कहाँ मौजूद हैं, ये ऑर्बिटल एक्सिस के दरमियानी जानिब मौजूद है। और लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस की जानिब से आ रहे हैं, तो ये ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जब
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते वक्त लिगैंड एक्सिस की जानिब से आते हैं और एक्सिस पर जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं, और जो ऑर्बिटल एक्सिस के दरमियानी जानिब होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। चलिए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल आयन मेरा मौजूद है, जो सेंट्रल मेटल आयन मेरा यहाँ मौजूद है, उन तमाम की एनर्जी फिलहाल जब लिगेंड नहीं आए तो उनकी एनर्जी कैसी होती है, सेम होती है। वो कैसे होते हैं, डीजेनरेसी स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये सब के सब कैसे हैं, डीजेनरेसी स्टेट में मौजूद है। अब जब इस लिगेंड इनके करीब में आएगा और लिगेंड ऑक्टाहेड्रली जब आते हैं तो कहाँ से आते हैं, एक्सिस के जानिब से आते हैं। तो जो एक्सिस पर जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, जो एक्सिस पर ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, यानी कौन कौन से ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि रिपल्शन फील करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो एक्सिस पर जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, मैं इसे कौन से ऑर्बिटल कहता हूं, ईजी ऑर्बिटल कहता हूं। तो ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के दरमियानी जानिब मौजूद है, जो एक्सिस के बीच में मौजूद है, और वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये ऑर्बिटल जो होते हैं दरमियानी जानिब में मौजूद होते हैं, मतलब बीच में, एक्सिस के बीच में मौजूद होते हैं। और मैं इन ऑर्बिटल को क्या कहता हूँ, T2G कहता हूँ। तो ये जो T2G ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कितने से इतनी ये जो एनर्जी बढ़ी है वो कितने जो है मैग्नीट्यूड से बढ़ी है और कितने मैग्नीट्यूड से जो है इसकी एनर्जी कम हुई है, इसको रिप्रेजेंट जो है इस तरह से किया जा सकता है कि अगर मैं इसको ऐसा मान के चलूं कि ये जो एनर्जी गैप है, मतलब जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग एनर्जी है, इसे अगर मैं 1 डेल मानकर चलूं, कितना मानकर चलूं, 1 डेल, मतलब ये पूरा जो है इसे मैं अगर ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इसे मैं 1 डेल अगर मानकर चलूं, तो जो ईजी ऑर्बिटल हैं, जो ईजी ऑर्बिटल हैं, इसकी एनर्जी ये बढ़ जाती है तकरीबन 0.6 डेल से। कितने से बढ़ जाती हैं, 0.6 डेल से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे। 6 लिगेंड इसके पास आ रहे हैं। कितने लिगेंड आ रहे हैं, 6 लिगेंड जो है एक्सिस के दरमियान से आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से रिपल्शन ये बहुत ज्यादा फील करते हैं। उसकी एनर्जी जो है वो 0.6 डेल से बढ़ती है। देखो अगर मैं पूरे गैप को कितना मान के चल रहा हूँ, 1 डेल मान रहा हूँ, तो उसका जो है 0.6 मतलब 60% जो है वो क्या करते हैं, रिपल्शन फील करते हैं, बहुत ज्यादा रिपल्शन वो फील करते हैं। तो 0.6 डेल जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपल्शन फील करेंगे। ठीक है, जबकि जो स्टेबिलिटी है, 6 लिगेंड जब आ रहे हैं तो जो लिगेंड की जो है एनर्जी, जो लिगेंड एक्सिस के दरमियान में मौजूद है, तो वो जो स्टेबिलिटी जो फील करेंगे वो 0.4 डेल से स्टेबिलिटी को फील करेंगे। कितने से फील करेंगे, 0.4 डेल से वो स्टेबिलिटी को फील करेंगे। मतलब 40% जो है वो स्टेबल होते हैं, पहले से वो 40% जो है वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं। जबकि जो टेंशन मतलब जो एनर्जी बढ़ जाती है लिगेंड की, जो एक्सिस पर मौजूद है, वो 60% जो है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब 0.6 डेल जो है इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर इसी एनर्जी गैप को अगर मैं DQ से रिप्रेजेंट करूं, किससे रिप्रेजेंट करूं, DQ से रिप्रेजेंट करूं, तो इस एनर्जी गैप को मैं कहता हूं ये 10 DQ के बराबर है। कितने के बराबर है, 10 DQ के बराबर। तो जो एनर्जी गैप बढ़ेगा, मतलब जो ईजी लेवल की जो ऑर्बिटल है वो कितने से रिपल्शन फील करेगी, मतलब उसकी जो एनर्जी बढ़ जाएगी वो कितने से बढ़ेगी, बढ़ जाएगी 6 DQ से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो T2G ऑर्बिटल जो स्टेबिलिटी फील करेंगे वो कितने से स्टेबिलिटी को फील करेंगे, वो फील करेंगे 4 DQ की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, फील करेंगे। बोलो बात समझ में आई है, ठीक। तो बात आपको ये याद रखना है कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड कहाँ से आते हैं, एक्सिस के जानिब से आते हैं, और एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी जो है कितने से बढ़ जाती है, 6 DQ से इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और जो ऑर्बिटल एक्सिस के दरमियानी जानिब होते हैं, मतलब एक्सिस के बीच में मौजूद होते हैं, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कितने मैग्नीट्यूड से इनकी एनर्जी कम होती है, 4 DQ
यानी 0.4 जो है डेल से इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ये स्टेबल हो जाती है, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोलो बातें समझ में आई हैं? ठीक है, और थोड़ा सा हम बातों को और आगे बढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके करीब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहे हैं, कौन से फील्ड लिगेंड आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसके करीब में आ रहे हैं, तो एनर्जी गैप जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। एनर्जी गैप कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी जो है मेरी, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कैसी होगी, बहुत ज्यादा होगी। और अगर वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है, कौन सा लिगेंड आ रहा है, वीक फील्ड लिगेंड आ रहा है, तो जो एनर्जी गैप होगा वो कैसा होगा, बोलिए, एनर्जी गैप जो होगा वो कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के पास, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा मानकर चले कि 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे सेंट्रल मेटल आयन के पास मौजूद है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो किस तरह से फील होंगे, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे सेंट्रल मेटल आयन के पास हैं और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एनर्जी गैप ज्यादा होगा, और एनर्जी गैप जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से फील होंगे, बताइए। पहले हम क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3। अब एनर्जी गैप कैसा है इसका, बहुत ज्यादा है। स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी है, ज्यादा है। और पेयरिंग एनर्जी इसकी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेयर्ड होना ये ज्यादा प्रेफर करेगी इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसके हायर एनर्जी, मतलब जो ईजी लेवल पर जो ऑर्बिटल है वो कैसे रहेंगे, इसके एम्प्टी रहेगी। जबकि जो T2G लेवल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड रहेंगे, और एक इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर्ड रहेगा। ठीक है, अब अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन अगर है और वो कॉम्प्लेक्स मेरा कैसा है, वो जो लिगेंड उसके पास आ रहे हैं वो कैसे हैं, वीक फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी। अब 4 इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को भरना है तो किस तरह से मैं फिल करूंगा, किस तरह से इन इलेक्ट्रॉन को भरूंगा। देखिए, पहले मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक पहला इलेक्ट्रॉन, एक ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये मेरा तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो कहाँ जाएगा, बताइए। वो ऊपर जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है वो कैसा, एनर्जी गैप कैसा है, कम है। तो एनर्जी गैप कम होने की वजह से, ये गैप कम होने की वजह से जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो हायर एनर्जी स्टेट में आसानी से क्या होगा, चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पेयर्ड होना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कैसी है, स्प्लिटिंग एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल मेटल आयन के पास है और वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है मेरे कॉम्प्लेक्स में, या जो सेंट्रल मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से फिल हो। तो बात समझ में आई है? ठीक, अब हम ये समझते हैं कि 5 अगर इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से फिल होंगे। अब ये समझ के चले कि अगर सेंट्रल मेटल आयन के पास 5 इलेक्ट्रॉन अगर है, 5 अलग इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास हैं और लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग एनर्जी जब ज्यादा होगी तो उन 5 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से आप फील करोगे, बताइए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरूंगा, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो कहाँ, ऊपर जाएंगे क्या, यहाँ इस ऑर्बिटल में जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, और एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होना प्रेफर करेंगे, पेयर्ड होना प्रेफर करेंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है उसकी। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, पेयरिंग से ज्यादा है, तो वो क्या होना पसंद करेंगे, पेयर्ड होना पसंद करेगी। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन जो मेरा है वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड। चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, और 5वां इलेक्ट्रॉन भी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पेयर्ड हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर मेरा जो लिगेंड है, अगर वो वीक फील्ड लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के पास आए हैं तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी गैप जो बनेगा वो एनर्जी गैप कैसा होगा, एनर्जी गैप कम बनेगा। ठीक है, ये एनर्जी गैप कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कैसा होगा, कम होगा। तो अब 5 अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मुझे फिल करना है तो किस तरह से करूंगा, 1 2 3। अब एनर्जी गैप कम होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है, हायर ऑर्बिटल में जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो ये चला गया मेरा हायर ऑर्बिटल में चौथा इलेक्ट्रॉन, और 5वां इलेक्ट्रॉन भी हायर ऑर्बिटल में मौजूद होगा। वो समझ में आई बात। अच्छा, एक और बात यहां मैं आपको बता दूं कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन भरा हूं तो वहां क्या हो गई है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है। कैसी क्या हो गई है, वहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। स्पिन जो है कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो गए, सिंगल सिंगल फिल हो गए। कैसे फील्ड हो गए, सिंगल सिंगल ही वो कैसे हो गए, फिल हो गए। तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो हो जाएगा। तो ये भी बात आप याद रखें कि कब मेरा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा और कब मेरा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो कॉम्प्लेक्स मेरा कैसा होगा, बताइए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जब वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन अगर मेरे सेंट्रल मेटल आयन के पास है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एनर्जी गैप ज्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो गए, पहले सिंगल 1 2 3। अब एनर्जी गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकते तो क्या हो जाएगी, पेयर्ड हो जाएगी। तो ये हो गया पेयर्ड, 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो मेरा कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वीक फील्ड लिगेंड यहां है, कौन से लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग एनर्जी कैसी होगी, कम होगी। और 6 इलेक्ट्रॉन अगर सेंट्रल मेटल आयन के पास है तो वो किस तरह से फिल हो गए, पहले 1 2 3। अब स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, हायर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। ये हो गया आपका 3 4 और ये 5। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है, अब वो छठा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो ये जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। इस तरह से जो है आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। चलिए और समझने की हम कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अगर 7 इलेक्ट्रॉन हमारे सेंट्रल मेटल आयन के पास हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल करोगे, बताइए। 7 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे हम, पहले अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज्यादा है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। ठीक है, अब बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। एनर्जी गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेंगे कि अभी फिलहाल ऊपर नहीं जाना पसंद करेंगे, तो कहाँ फिल हो जाएंगे, वो पेयर्ड हो जाएंगे। ये हो गया आपका चौथा, 5वां इलेक्ट्रॉन और ये छठा। अब एक बचा हुआ है, अब वो पेयर्ड भी नहीं हो सकता है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, पूरी तरह से जो ऑर्बिटल है वो भर चुके हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पेयर्ड हो चुके हैं। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, मजबूरन उसको हायर ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, है ना। तो एक ऑर्बिटल कहाँ चला गया, हायर ऑर्बिटल में वो चला गया। ठीक है, ठीक, समझ में। अब अगर मेरा वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3। अब चौथा कहाँ जाएगा, एनर्जी गैप कम है तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। फिर ये हो जाएगा 4 5। अब ये जो है सिंगल ही फील्ड हो चुके तो अब क्या होगी, पेयरिंग होगी, तो फिर पेयरिंग करेंगे। 5 के बाद 6 7। बोलो बातें समझ में आई हैं, ठीक। तो इसी तरह से जो है आप 8वें इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन मेरे सेंट्रल मेटल आयन के पास है उसको भी आप बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई है। तो किस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम देखते हैं आगे।
चलिए अब ये देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरह से होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मुताबिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी किस तरह से होगी। देखिए जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो एक बात याद रखें आप कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, इस तरह का जब कॉम्प्लेक्स बनता है, टेट्राहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो लिगेंड आते हैं वो एक्सिस के दरमियानी जानिब से आते हैं। कहाँ से आते हैं? एक्सिस के दरमियानी जानिब से आते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और इधर जो गया हुआ है वो कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। अगर ऐसा मानकर चलें तो जो लिगेंड आते हैं वो कहाँ से आते हैं? एक्सिस के दरमियान से आते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान में जो मौजूद है वहां से क्या आते हैं? हमारे लिगेंड आते हैं। जब कॉम्प्लेक्स कौन सा हो? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस वक्त जो लिगेंड आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं। जो एक्सिस है वहां उसके बीच में से आ रहे हैं, उसके दरमियानी जानिब से आ रहे हैं। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के दरमियान में मौजूद है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं जो एक्सिस के दरमियान में मौजूद होते हैं और एक्सिस के बीच में मौजूद होते हैं? वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो ये जो ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, यानी T2G जो ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि लिगेंड उसी तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, और जो लिगेंड एक्सिस पर मौजूद हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल हैं और डी जेड ऑर्बिटल जो हैं, ये एक्सिस पर मौजूद हैं। तो यहाँ से लिगेंड नहीं आ रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो T2G जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो T2G की एनर्जी बढ़ जाती है और EG की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब कितने मैग्नीट्यूड से T2G की एनर्जी जो है T2G की एनर्जी बढ़ेगी और कितने मैग्नीट्यूड से EG की एनर्जी जो है स्टेबल होगी, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा मानकर चल लें कि ये जो एनर्जी गैप है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, ये अगर 1 जो है डेल के बराबर है। ठीक है, तो जो मेरा रिपल्शन जो फील करेगी T2G, जो रिपल्शन फील करेगा, मतलब जो इसकी एनर्जी बढ़ेगी वो बढ़ती है 0.4 डेल से, जो है मतलब 40%, 0.4 डेल से इसकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, ठीक है, जो स्टेबिलिटी, जो EG की जो स्टेबिलिटी होगी वो होगी तकरीबन 0.6 डेल के बराबर। अगर पूरे एनर्जी गैप को अगर मैं कितना मान के चलूँ? 1 डेल के बराबर मान के चलूँ, तो जो EG जो ऑर्बिटल है, इनकी जो स्टेबिलिटी है, जो इनकी एनर्जी कम हो रही है, वो कितने के बराबर एनर्जी कम होगी? बताइए। 0.6 डेल से इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि जो T2G जो है इनकी एनर्जी कितने से बढ़ेगी? 0.4 डेल से बढ़ जाएगी। अब अगर ऐसा मान के चले कि जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप 10 DQ के बराबर है। कितने के बराबर है? 10 DQ के बराबर है। तो जो एनर्जी गैप जो T2G की जो एनर्जी बढ़ रही है, T2G की एनर्जी कितने से बढ़ेगी? 4 DQ से बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 4 DQ से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो स्टेबिलिटी हमारे EG ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कितने से जो है स्टेबल हो जाएगी? वो स्टेबल हो जाएंगे 6 DQ से, क्या हो जाएगी? वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के वक्त मेरे जो लिगेंड है वो कहाँ से आते हैं? एक्सिस के बीच में से आते हैं, एक्सिस के दरमियानी जानिब से आते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस आते हैं। ठीक है, तो जो एक्सिस के दरमियान में इन बिटवीन एक्सिस जो ऑर्बिटल मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जो एक्सिस पर मौजूद होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कितने से और कितने मैग्नीट्यूड से जो है एनर्जी बढ़ती है? 4, अगर मैं डेल से अगर रिप्रेजेंट करूं तो 0.4 डेल से एनर्जी बढ़ती है और DQ से रिप्रेजेंट करूं तो 4
DQ से एनर्जी जो है क्या हो जाती है, ऑर्बिटल की बढ़ जाती है। और कितने जो है मैग्नीट्यूड से स्टेबल होता है जो ऑर्बिटल जो स्टेबल होता है कितने मैग्नीट्यूड से होते हैं, अगर मैं डेल से रिप्रेजेंट करूँ तो 0.6 डेल से मेरी जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और अगर DQ से रिप्रेजेंट करूँ तो कितने से होगी, 6 DQ से वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई है? ठीक। अब देखते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो स्प्लिटिंग हुई है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग हुई है, इन दोनों के दरमियान क्या मेजर डिफरेंस है, क्या फर्क इन दोनों के दरमियान है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के वक्त जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि लिगेंड बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, 6 लिगेंड आते हैं और 6 लिगेंड आने की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है वो जो है बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आते हैं, मतलब सिर्फ 4 ही लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल आयन के पास आ रहे हैं, तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले में कैसी रहेगी, कम रहेगी। और ऑलमोस्ट वो जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाफ होती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगी उससे आधी जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ, आधे के बराबर, मतलब एनर्जी गैप जो बनेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कैसी होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 4 ही लिगेंड आते हैं तो स्प्लिटिंग जो होती है वो ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो 6 लिगेंड आने की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते वक्त जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कम होती है ना। तो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ये कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग एनर्जी पहले से ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से वक्त स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उसके अंदर भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाए तो वो और भी ज़्यादा होती है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड आए तो थोड़ी उससे कम हो सकती है। लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में वो उसकी जो स्प्लिटिंग होगी, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड के जरिए से क्यों ना हो, उसकी स्प्लिटिंग कैसी रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। बोलो बात समझ में आई है? तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो उसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट हाफ होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग से। ठीक है, बातें समझ में आई हैं? ये मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। इसके आगे का जो पोर्शन है वो मेरी दूसरी जो वीडियो है उसके अंदर मैं उसको ले लूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1 घंटा जो है काफ़ी तकरीबन हो चुका है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और उम्मीद करूँगा कि आप उसको भी ज़रूर देखें। तो जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।